नमस्कार, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है। झारखंड में भी चुनाव प्रचार का, साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए भी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इसलिए ऐसे में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां चुनाव प्रचार में बहुत सारे मुद्दे सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे का हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी आज एक नया नारा लेकर आ गए। हालांकि नारा तो वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इस नारे के साथ साथ बात पुरानी है, बात वही अडानी की है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो बीजेपी और आरएसएस के आलोचना करते करते 4 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने जहर से, सांप से आरएसएस और बीजेपी की तुलना कर दी। बयान बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इन बयानों को एक सिरे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मोर और लेस पोलराइजेशन के इर्द गिर्द बयान ये आए हैं और महाराष्ट्र का चुनाव ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया है। अब फाइनल पिक्चर क्या होगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि किसने कितनी ताकत झोंकी, किसने कितनी रैलियां की, दिग्गजों ने क्या क्या दांव पेच आजमाए। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। समीर जी और आज रशीद किदवई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले मैं आपके सामने वो आंकड़े रखती हूं जिसमें चुनाव प्रचार का पूरा डेटा हमने कलेक्ट करके तैयार किया है। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र में जरा उन आंकड़ों को दर्शकों के सामने रख दें। सबसे ज्यादा रैलियां 60 रैलियां, इसमें आप दें 50 रैलियां देवेंद्र फडणवीस ने की। नरेंद्र मोदी 8 रैलियां उन्होंने की, गृह मंत्री अमित शाह 20 रैलियां उन्होंने की, योगी आदित्यनाथ 15 रैलियां की, नितिन गडकरी ने 40 रैलियां की। अब महाविकास आघाड़ी की रैलियों की भी लिस्ट हम आपके सामने रख देते, लेकिन फिर बातें ज्यादा लंबी हो जाएगी मेरी ओर से। विजय जी, आप ही से आज चर्चा की शुरुआत करते हुए, ताकत सबने लगा दी, लेकिन जब मैं बयानों की फहरिस्त देखती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको महाविकास आघाड़ी का दिया हुआ कोई नारा याद आता है इस चुनाव में? इस चुनाव में उन्होंने तो ज़्यादातर जो कहना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी ने महायुति का जो नारा रहा, महायुति का जो पूरा कैंपेन है, उसके जवाबी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे लोकसभा चुनावों में जो इंडिया ब्लॉक का नारा था, आरक्षण वाला, संविधान बदलने वाला, उस पर एनडीए को चलना पड़ा था। ऐसे ही महाराष्ट्र के चुनाव में जो खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उनका जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर उनको जवाब देना पड़ा है, या उसका जो जवाबी कुछ भी हो सकता है, नारा या जवाब। हालांकि नारा तो उन्होंने कोई दिया नहीं है। अखिलेश जी ने एक नारा उत्तर प्रदेश में दिया था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं बना पाया। तो पूरा इलेक्शन बटेंगे तो कटेंगे नारे पर चल रहा है मोटे तौर पर। बाकी सारे इश्यूज तो वहाँ के हैं ही, जो भी लाडकी बहन योजना है या महाराष्ट्र की और चिंता है, लेकिन महाराष्ट्र जो है पूरा जातिगत समाज में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। मुझे हैरानी इस बात पर, हो सकता है अंदरूनी तौर पर उन्होंने किया हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने आरक्षण को उस तरह से बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। या वो संविधान की जो कॉपी थी, हो सकता है उनको लगा हो कि अब ये जो नैरेटिव है वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो इस सरकार ने तो 6 महीने बाद भी संविधान नहीं बदला जी, और आरक्षण भी खत्म नहीं किया। तो शायद उस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस चुनाव में भी महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुद्दा जो है वो आरक्षण वर्सेस जो धर्म है, हिंदू मुसलमान वर्सेस जातियों का जो मसला है, मराठा आरक्षण हो या ओबीसी को लेकर हो या दूसरी जो जितने आरक्षण है उस पर होगा। बाकी महाराष्ट्र सरकार में ने कोई ऐसा कमाल किया हो जिसको लेकर वो इशू बनाएंगे, मुझे नहीं लगता। लाडकी बहन योजना के अलावा आपकी बात से जो मैं असेस कर पा रही हूँ वो यही कि भारतीय जनता पार्टी, हर्षवर्धन जी, इस मामले में कामयाब रही है कि इस बार अपनी पिच पर उन्होंने विरोधियों को जमकर बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया। उद्धव ठाकरे ने भी जब बयान दिया तो उन्होंने भी कटेंगे को लेकर बयान दे दिया। क्या कहा उन्होंने? मुंबई पर हमला करोगे तो काटेंगे जरूर। नहीं, देखिए उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह से डिरेल्ड पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी हो रही है। और ये शायद बाला साहब ठाकरे अभी अभी
उनको सबने याद किया, श्रद्धांजलि दी। अभी पुण्यतिथि नरेंद्र पर मोदी ने कहा था तो उन्होंने लिख दिया रिमेंबरिंग बाला साहब ठाकरे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा था ना, हिंदू हृदय सम्राट कह के दिखाओ। ये रिमेंबरिंग तो कोई भी कर सकता है, अंग्रेजी में रिमेंबरिंग तो इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। मुझे लगता है महाराष्ट्र का चुनाव जिस जगह पर, जिस डिग्री पर जाकर खड़ा हो गया है, उसको ऐसे भी देखना चाहिए कि दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे तो कटोगे एक ऐसा नारा हो गया है जो कई चीजों का जवाब एक साथ है। जो जिसको हम कहें कि सज्जाद नोमानी के बयानों से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होगा क्या, इसकी मांग से लेकर जो अलग अलग तरह से, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर वालों से लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में भी जो सहयोगी पार्टी है अजीत पवार, उनका जो बीच बीच में 10% मुसलमानों को टिकट देंगे, मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाएंगे, उन सब पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी, जिसको कहें कि स्ट्रांग तरीके से उसका जवाब दे रही। और जो लोकसभा चुनाव था उसको याद करना चाहिए, नरेंद्र मोदी शानदार तरीके से बहुत आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त पूरी ताकत लगाकर और बहुत शानदार बॉलिंग की। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी कैच होती हुई दिखी, जिसका परिणाम ये दिखा कि उत्तर प्रदेश में 37 पे समाजवादी पार्टी चली गई, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई। लेकिन हुआ क्या कि वो लगा ऐसे जैसे कि किसी को पूरी ताकत लगाकर दौड़ा दिया गया और उसके बाद अचानक वो रेस पे एकदम जीतते जीतते हार गया, तो धड़ाम से गिर पड़े और उठ ना पाए। और जब तक वो उठने की सोचता तब तक हरियाणा के चुनाव के परिणाम आ गए। तो राहुल गांधी का गुब्बारा जो बबल था वो बर्स्ट हो गया है। और संविधान, एक तो जो विजय जी ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, जैसे राजनीति तो झूठ ही बोलने का खेल होता है, अच्छे से झूठ बोल लो, समझा ले जाओ, तो वही प्रचार हो जाता है, वही स्ट्रेटजी हो जाती है। लेकिन जब आप नैरेटिव हो जाता है, नैरेटिव हो जाता है वेरी सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जब बार बार आप उसी झूठ को बोलते हैं और वो झूठे ही रह जाए, मतलब आप झूठ बोले और उसको साबित कर दें कि नहीं नहीं ये इनकी नियत में था, ये आरक्षण छीन लेते। अच्छा, कल मैं अभी लखनऊ में था और मैं इसको कहानी कुर्सी की में, चूंकि हर जगह लोग देखते हैं तो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि आप लोग ये क्या है, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी तथाकथित कहलाते हैं, तथाकथित इसलिए मैं कह रहा हूं पता नहीं कौन किसको मानता है, हमको भी कौन मानेगा। तो उन्होंने कहा आप लोग सब कह देते हैं कि दलित, ये दलित क्या होता है, बड़ा ऐतराज जताया उन्होंने। वो कुरील जाति से थे, उन्होंने कहा आप लोग ये गजब काम है, आप लोग कहें कि दलित ब्राह्मण, आप ब्राह्मण को तो ब्राह्मण कहेंगे, दलित को आप दलित कहें, दलित कौन सी जाति होती है, कोई जाति होती है क्या? तो बड़ा ऐतराज जताया उन्होंने, कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बड़ी वाजिब बात है। ये समझना जरूरी है कि जो आरक्षण छीन लेंगे अनुसूचित जाति का, चूंकि ये संवैधानिक शब्द है तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दलित छोड़ के, वो वाला एक तो गुब्बारा फूट गया। दूसरा, संविधान को इन्होंने मजाक बना दिया, उसको नोटपैड की तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांट दिया। अब संविधान को ऐसी चीज नहीं, बड़ा उस पवित्र है, संसद में उसका होता है, वो एक शब्द भी बदलना है, एक अक्षर भी बदलना है तो संसद से इजाजत लेनी। यहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने डायरी बना के दे दी, भैया रोज लिखो, रोज संविधान बनाओ। तो एक तरह से कहें राहुल गांधी पूरी तरह से एकदम से जिसको कहें कि न समझ में आ रहा, और अभी ये देख के तो और ज्यादा मुझे लगता है जो नहीं, मैं अब ये इसी को दिखाना चाह रही हूँ। रशीद जी आपके पास और फिर मीर चीफ के बाद आती हूँ। राहुल गांधी ने बटेंगे तो कटेंगे, माफ कीजिएगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसको अलग तरीके से एनालाइज किया, उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन पुराना ही है। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी अडानी का मुद्दा उन्होंने खूब उठाया और बार बार ये कहने की, ये समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार दरअसल वो किसी एक व्यक्ति या पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आज तो वो सेफ लेकर आ गए, सेफ जिसमें तिजोरी, जिसमें आप अपना, अगर छोटी तिजोरी है तो आप अपने शायद ज्वेलरी अपने घर पे रखते होंगे, बड़ी तिजोरी है तो आपके लॉकर बैंक में होंगे। वो एक बड़ी सी तिजोरी लेकर आए, उस पर लिखा हुआ था एक है तो सेफ है, और 2 पोस्टर थे। वो क्या कहना चाहते हैं आप उन्हीं से समझिए, उन्हीं को सुनिए। ये इसमें अच्छा वो पोस्टर एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है,
ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। अब आपने देखा राहुल गांधी का ये वार, इसके बाद इस वक्त वो डॉक्यूमेंट है जो जारी किया गया है, बीजेपी ने इसका जवाब दिया है और उसमें जो मेंशनिंग है उससे लेकर मैं देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, आपका भी स्वागत है कहानी कुर्सी की में। कहानी जो है महाराष्ट्र इलेक्शन की अब वापस से फिर अडानी पर घूमकर आ गई है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इट वाज अंडर द चिमनभाई पटेल लेड कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1993 दैट ग्रांटेड लैंड at 10 paisa per square meter to Adani for his Mundra Port project। जरा इतिहास याद दिलाने की कोशिश की गई है देवेंद्र, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को। और सिर्फ इतिहास नहीं, इतिहास से लेकर वर्तमान तक याद दिलाने की कोशिश की गई है कि हाल के वर्षों तक 1993 से कैसे शुरुआत हुआ और जिस मुद्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर भी, मुद्रा पोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, वो प्रोजेक्ट तो असल में कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस की चिमनभाई पटेल की जो सरकार थी उसने लैंड आवंटन किया था। इसके अलावा राजीव गांधी के समय जो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई उसको लेकर अडानी ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बताया था कि कैसे उससे उनको फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा 2009 के आसपास रॉबर्ट वाड्रा अडानी के चार्टर में बैठ के मुद्रा पोर्ट गए थे, ये बताया गया, इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में उसका हवाला दिया गया। इसके अलावा मौजूदा दौर की अगर बात कर लें तो कोई भी विपक्षी दलों की सरकार, चाहे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, केरल में पिनराई विजयन की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हो, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार हो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अभी की सरकार हो, इनमें से कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो कि अडानी के साथ एकदम से, जिसे कहते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ प्रोजेक्ट्स को लेके जनता के बीच सामने आई हो। और ये स्वाभाविक सी भी बात है कि कोई भी सरकार ये चाहती है कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो ताकि लोगों को रोजगार मिले, पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा है। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी क्योंकि एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका यह जवाब एक बार फिर से दिया गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि कैसे ये सिर्फ एक झूठा नैरेटिव है। कांग्रेस के समय में, यानी कि 2014 से पहले जो अडानी का ग्रोथ हुआ, 2014 के बाद जो अडानी का ग्रोथ हुआ, उसकी भी एक तुलना की जाती है। और 2014 के बाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें तमाम ऐसे विपक्षी दलों के विपक्षी शासन वाले राज्य हैं जहां अडानी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, अगर इसे जूम करके दिखा सके हमारा कैमरा पर्सन, तो ये आप देखें और इसके ऊपर ब्रीफ भी जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट, Robert Vadra had gone to Mundra in Kutch district of Gujarat in 2009 to have a look at the projects undertaken by the Adani Group. He had travelled to Mundra in a private aircraft owned by the group. और ये दो तस्वीरें हैं और ऐसा नहीं है कोई नई बात है, ये बात तो पब्लिक डोमेन में बहुत लंबे समय से है। रशीद जी, राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, देखिए भाजपा इस समय जो है ना वो एक लकीर पीटने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें लाना, पुरानी बातें लाना, रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में कहा जा सकता है इतने साल गुजर गए, कहा था नींद चुरा लेंगे, सोने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई 2014 से लेके आज तक? सिस्टम को दोष दें, जो भी कहें, ये तमाम मुद्दे आएंगे। देखिए मीनाक्षी, क्या होता है, परसेप्शन की बात होती है। अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे थे, शिवसेना की बात कर रहे थे, ठाकरे साहब की बात कर रहे थे। अगर मैं आपको ये तर्क दूं कि ठाकरे की जो शिवसेना है वो कोई वैचारिक मतलब संघ परिवार से या हिंदुत्व से जुड़ी नहीं है, अगर मैं आपको ये तर्क दूं कि बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया था 1980 में, जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन किया था, तो क्या लोग इसको मानेंगे? तर्क तो यही है कि बाला साहब एक बुलंद शख्सियत थे, हिंदुत्व की एक उनका एक चरित्र था। तो इसी तरीके से देखिए औद्योगिक घराने जो हैं वो तमाम राजनेताओं से उनके संबंध होते हैं, काम चलता रहता है, उनका व्यापार चलता है और उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बात यहाँ पर चिपकने की बात है, जो वो सेफ दिखा रहे हैं। अब सेफ में वो अगर काला धन दिखाते तो मुझे लगता है वो विजुअली ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसमें काले धन का कुछ ऐसा दिखाते प्रोजेक्शन के तरीके से है। लेकिन एक पोटेंट हुआ है, क्योंकि एक धारणा की बात है, धारणा है कि वो अदानी और नरेंद्र मोदी जी को जोड़ के एक तरीके से भाजपा को बता रहे। भाजपा जो है वो तथ्य ला रही, जैसे तथ्य मैंने ठाकरे साहब के बारे में प्रस्तुत किए, उन तथ्य का कोई महत्व नहीं है, सत्य है लेकिन उसका महत्व नहीं है, उसका कोई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, नो टेकर्स। लेकिन आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी समीर जी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से सुन रही थी। एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि आप, मैं आ रही हूं हर्षवर्धन जी आपके पास, एक लाइन बोल लेने। हाँ। वो आपने कहा कि जरा दिखाइएगा, आप कुछ मोबाइल में दिखा रही थी, ये विजुअल भी पूरा नहीं आ रहा है।
राहुल जी के चक्कर में कैमरा पर्सन जो है वो और बड़ा करता तो रेवंत रेड्डी भी नजर आते, वो फ्रेम बड़ा नहीं कर रहा है ना, आप समझिए इसको। वहीं रेवंत जी भी दिखते हैं, अभी 15,000 करोड़ का समझौता किया, वो तो ताजा तथ्य है ना, इतिहास में जाने की आवश्यकता थोड़ी ना। इतना बड़ा झूठा अभियान जो राहुल गांधी चला रहे हैं, ऐसा तो किसी ने देश में साहस नहीं किया, ये तो बेईमानी की इंतहा है। राजनेता झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अभी की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार तो ताजा है ना, हिस्टोरिकल क्यों जाए। अभी की बात करें, वर्तमान में कैमरा खोले जरा तो राहुल गांधी के अगल बगल पीछे बैठे होंगे कुर्सी के रेवंत रेड्डी, क्योंकि वो तो सामने दिख नहीं सकते है ना ये। लेकिन मैं इन्हीं 2 पोस्टर में थोड़ा और आगे की बात करती हूँ समीर जी। ये अब वो धारावी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो इसके रीडेवलपमेंट के लिए या इसके लिए किस तरीके के इनिशिएटिव फिर लिए जा सकते हैं, तो उसमें राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये तो नहीं है आप जहां के हैं वहीं के वहीं रह जाए, आपको आगे की सोचनी पड़ेगी। अगर आपको धारावी का ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास क्या प्लान है? देखिए, राहुल गांधी जब भी चुनाव रैली करते हैं या जब भी कोई अपना नया चीज लेकर आते हैं तो वो कहीं से भी घूम फिर कर और अडानी के पास से लेकर जाते हैं। आप देखिए उनका जितना भी चुनाव प्रचार अभियान होगा या जो भी होगा, ये पोस्टर भी उन्होंने कहा, रशीद जी ने कहा कि अगर वो उसके अंदर से काला धन दिखाते तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो काला धन दिखाते तो फिर झारखंड की बात आती कि कैसे आलम साहब से गड्डी निकली, कैसे राज्यसभा सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकले। तो राहुल गांधी उससे बचना चाहते थे कि अगर वो निकालेंगे तो उल्टा उन पर असर होता। देखिए, अडानी जी के जो बात बार बार धारावी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी का असर उद्धव ठाकरे पे हो रहा है कि उद्धव ठाकरे अब अपने चुनाव प्रचार अभियान में अडानी जी का जिक्र कर रहे हैं और धारावी प्रोजेक्ट को कह रहे हैं। कल उन्होंने बोला कि कैबिनेट की बैठक होगी तो पहली बैठक के अंदर ही हम धारावी प्रोजेक्ट को निरस्त कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पूरा चुनाव बेसिकली धारावी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी बनाम गैर अडानी सरकार के बीच हो गया। मतलब ये बताने की महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि एक सरकार आएगी तो वो अडानी के लिए सारे निर्णय लेगी और दूसरे पता नहीं कर रहे कि हम आएंगे तो हम अडानी के सारे प्रोजेक्ट ले लेंगे। मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेसिक मुद्दे पर होना चाहिए कि किसानों के लिए कि आप क्या करोगे, सोयाबीन को लेकर आप क्या है, जो बेरोजगारी महंगाई उस मुद्दे पर क्या होने वाला है। इस तरीके से एक उद्योगपति को केंद्र में लेकर आना, मुझे लगता है राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप 30 सीटें जीत गए, 17 सीटों पर महाविकास आघाड़ी महायुति जीतती है, तो उस स्थिति में जो उनको एक लीड मिली थी महाविकास आघाड़ी को, मुझे लग रहा है लोकसभा में वो मोमेंटम महाविकास आघाड़ी बना के नहीं रख सका। और जैसे ही ये 26 अगस्त को जब ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसने पूरा मोमेंटम महाराष्ट्र की राजनीति का बदल दिया और पूरा रक्षात्मक मुद्रा में मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष आ गया है, महाविकास आघाड़ी आ गई है। राहुल गांधी बड़ा नया नैरेटिव खड़ा करने में असफल रहे कि 50% आरक्षण कैप की दीवार हम तोड़ेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। ये कहने में राहुल गांधी ने इस इलेक्शन में थोड़ी सी देर कर दी। देखिए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि 50% का क्या बता देंगे और जातिगत सर्वे हम कराएंगे। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में कराया तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके पहले राजस्थान में उनकी सरकार रही तब उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। तो राहुल गांधी की जहां सरकार रही है, जब केंद्र सरकार ने किया था तो उसको उन्होंने आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपको यह भी बताना चाहिए ना कि जो हमने किया था हम सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए। सिर्फ ये कह देने से कि हम करवाएंगे, लेकिन जहां हमने किया था उसने हमने सार्वजनिक नहीं किया। मुझे लगता है उसका भी जवाब राहुल गांधी को देने पड़ेगा। और 50% की आप कैप हटाने की बात कर रहे हो, तो क्या राज्य सरकार हटा पाएगी? केंद्र के सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा? तो मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको उसका विस्तृत कार्य योजना लेकर आना चाहिए कि आप 50% का क्या हटाओगे तो कैसे हटाओगे, और 50% हटाने से आप सभी समुदाय को कैसे उसके अंदर एडजस्ट करोगे, यह राहुल गांधी को बताना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये 50% को लेके कानूनी अदालत का मामला है। अगर रिजर्वेशन, देखिए पहली बात, आरक्षण का मामला जो है 10 साल के लिए था, टेम्परेरी था, वो चलता चला आ रहा है। 27% और जोड़ा, अब वो 50% है। और हमने एक ऐसी मानी तो कोर्ट और अदालत तय करेगी और उस पर सरकार करेगी। कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा है, तमिलनाडु में भी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में है। तो ये तमाम बातें, देखिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने का काम तो हमारा नहीं, हो तो जनता फैसला करेगी। चुनाव होने वाले, चुनाव का फैसला आएगा, उसमें तय होगा। हर राजनीतिक दल को एक अधिकार होता है कि अपना नैरेटिव बिल्ड करे, और एक नैरेटिव राहुल गांधी वहां बिल्ड कर रहे हैं। सर, आपने एक नैरेटिव की बात की, एक नैरेटिव आज खड़गे जी ने बिल्ड करने की कोशिश की। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज महाराष्ट्र के रीजन वाइज पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन पार्टी कितनी आगे चल रही है या किसके गठबंधन में कितनी ताकत है। लेकिन आज जो बड़ी बात और कही गई नैरेटिव बिल्ड को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना किससे कर दी? सांप से कर दी।
सांप के जहर से कर दी और समझाया भी जैसे सांप अगर एक बार काट लेता है तो फिर उसके जहर से बच पाना नामुमकिन होता है। बीजेपी और आरएसएस भी ठीक वैसे ही है। आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर एक चर्चा इस पर भी। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। हर्षवर्धन जी, मैं कुछ सवाल पूछूं या आप खुद ही तैयार हैं फायर के लिए? मैं क्या कहूं, मैं तो जब ये बोल रहे थे और मुझे इनसे बड़ी सहानुभूति होती है। इस उम्र में अगर किसी भी व्यक्ति, इतने बुजुर्ग व्यक्ति के मन में इतना जहर, इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या भर जाए तो आप यकीन मानिए वो बहुत पीड़ा में होंगे। अगर उनका कोई जरिया होता ये जानने का कि उनके अंदर किस तरह की पीड़ा हो, शायद वो कुछ तकनीक से जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं या एक्सरे करते हैं, कुछ करें तो अभी इनके पूरे शरीर में सिर्फ जहर मिलेगा। और सोचिए, हम लोग बड़ी बात करते हैं, नारों पर बात करते हैं, कहते हैं किसने कौन सा बड़ा, क्या कहते हैं उसे, कि हिंसात्मक बयान दे दिया। जहरीले सांप की तरह है, उनको कुचल कर मार देना है, उनको मार देना है, उनको भगा देना है। इससे हिंसक नारा आपको पिछले कुछ वर्षों में ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, वैसा आता है जो खतरनाक तकरीरें होती हैं जिसमें हम वो कहते हैं कि मार देंगे या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उससे भी आगे का ये बयान है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को कह रहे हैं कि वो जहरीला हो गया, आप किसी पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर है, दूसरे को चाहता ही कि वो समाप्त हो जाए, लेकिन वो जहरीले सांप है, उनको मार देना चाहिए। मार देना चाहिए शब्द वो उपयोग कर रहे हैं, इससे खतरनाक भला क्या हो सकता है? और मैं बार बार कह रहा हूं, खड़गे जी से मुझे ज्यादा सहानुभूति होती है, उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी के मुकाबले चलने का दबाव उन पर इतना अधिक है कि जो व्यक्ति 50-60 वर्ष की, जिसकी पूरी संसदीय राजनीति रही है, विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सब में नेता रहे, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या बोलता है। पिछली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव में इसी तरह बोलते बोलते जहर इतना उनके ऊपर भर गया कि वो दिमाग पर चढ़ा, तबीयत खराब हो गई, 4 लोगों को उतारकर उनको मंच से नीचे ले जाना पड़ा। मैं तो यही कहूंगा, निवेदन करूंगा कि खड़गे जी मत करिए, राजनीति तो आती जाती रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहे, मन ठीक रहे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी को इसको सोचना चाहिए कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हिंसात्मक बयान है, ये चुनाव आयोग में जाने लायक बयान है।